के बारे में देखेंगे। पोषण यानी न्यूट्रिशन सभी जीवधारियों को अपने शरीर के निर्माण के लिए तथा विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भोजन में बहुत प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिसमें से मुख्य हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। जल सबसे अनिवार्य तत्व है क्योंकि यह सभी पोषक तत्वों को घोलने की क्षमता रखता है और घुलित अवस्था में यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आज हम पोषण के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। पोषण की प्रक्रिया 5 महत्वपूर्ण चरणों में संपन्न होती है जिसमें सबसे पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का अर्थ है कि हम भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो हम जब भोजन खाते हैं तो क्या करते हैं, मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। उसके बाद आता है पाचन। पाचन की प्रक्रिया मुंह से प्रारंभ होकर छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। तीसरा चरण है अवशोषण। छोटी आंत 7.5 मीटर लंबी होती है और उसमें रसांकुर होते हैं जो कि इसके अवशोषण क्षेत्र को बढ़ा देते हैं और यहीं पर पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। चौथा चरण है परिपाचन। इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने एवं वृद्धि के लिए होता है। और सबसे अंतिम चरण है उत्सर्जन जिसमें पचे हुए भोज्य पदार्थ के अलावा जो अपचे पदार्थ होते हैं जो पाचन की प्रक्रिया में बच जाते हैं वे बड़ी आंत के द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। पोषण की विधियों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्वपोषण या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसमें सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं क्योंकि स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनिवार्य है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी संभव है जब क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। दूसरा है परपोषण या विषम पोषण जिसको हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं। जैसा कि तुम जानते हो विषाणु ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है। जब यह किसी सजीव के अंदर में रहता है तब इसमें जीवन के लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यूग्लिना नाम का जो जीव है वह उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए उसमें स्वपोषण भी होता है और विषम पोषण भी होता है। यानी स्वपोषण और विषम पोषण के बीच की योजक कड़ी हम यूग्लिना को कह सकते हैं। परपोषण को फिर से 2 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है परजीवी पोषण और दूसरा है मृत जीवी पोषण। परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन कुछ जीव ऐसे हैं जो कि खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरों पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं, यहाँ तक कि वे अपने शरीर के भागों को दूसरे शरीर में घुसा करके उसके पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये है रेफ्लेसिया। ये एक पौधा है जो जड़ परजीवी है, जड़ के अंदर में अपने पार्ट को घुसा लेता है और उसे भोजन प्राप्त करता है। दूसरा देख सकते हो अमरबेल जिसको हम लोग बांदा भी बोलते हैं। यह पीले रंग का लरंग होता है जो कि बहुत सारे जैसे पुटूस का झाड़ी हो गया या सिंधवार का पत्ता हो गया उसमें पाया जाता है। यह क्या करता है इसमें छोटी छोटी हिस्टोरिया कहते हैं उसको, वो जड़ को उसमें घुसा लेता है, ऐसे अंकुश की तरह होता है और जिस पौधे में रहता है वह उसके पचे हुए भोज्य पदार्थ को घुलित अवस्था में ग्रहण कर लेता है। तो धीरे धीरे क्या होता है जो पौधा है जिसके ऊपर वो है अमरबेल तो फैलते जाता है लेकिन वो पौधा सूख जाता है। इसी तरह से है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें कोई भी जीव अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करता है जिसके अंतर्गत आता है फफूंद, मशरूम। इसके अलावा गिद्ध भी है, आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे इसके बारे में। ये जो परजीवी पोषण और मृत जीवी पोषण है उसके अलावा भी पोषण के बहुत सारे श्रेणियां हैं।
जैसा जीव भोजन ग्रहण करता है उसके आधार पर हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है शाकाहारी। जितने भी शाकाहारी जीव साग पात खाते हैं, जो पूर्णतः अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, और भी तुम जानते तुम्हारे आसपास बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कि पूर्णतः पौधे या पादप वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। दूसरा है मांसाहारी, जो अपना भोजन दूसरे जीवों के भक्षण द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे है शेर, बाघ, छिपकली, ये सब पूर्णतः मांसाहारी जीव हैं। सर्वाहारी जीव, कुछ जीव ऐसे हैं जो कि सभी चीजों को खाते हैं, जैसे तिलचट्टा। इसी कारण तिलचट्टा जो है वो करोड़ों साल से यहाँ पाया जा रहा है। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, ये सब भी सर्वाहारी के उदाहरण हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कि सिर्फ फल खाते हैं, जैसे तोता। तोता फल भक्षी है। रुधिर आहार, रुधिर मतलब रक्त, जो रक्त पीता है, खून पीता है, जैसे जोंक, लीच, ढील। सुना होगा कि बच्चों के पेट में भी जोंक पाया जाता है। जिस बच्चे के पेट में जोंक होता है वो बच्चा बार बार खाने के लिए जिद करता है, लेकिन उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है क्योंकि उसका खून को चूस लेता है जोंक। उसी तरह से बाल को अगर हम सफाई ना करें तो उसमें भी ढील हो जाती है, यह भी खून को चूसता है, यह भी रुधिर आहारी है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बालों की सफाई भी नियमित रूप से करनी चाहिए। कम से कम सप्ताह में 2 बार बालों को अच्छी तरह धोना चाहिए। फिर है कीट भक्षी, मेंढक, टोड, चींटी खोर, ये सब कीट भक्षी के उदाहरण हैं। कुछ पौधे भी हैं जो कि कीट भक्षी है, जैसे घटपर्णी, जिसको पीचर प्लांट या कलश पौधा कहा जाता है, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ब्लैडवर्ट, ये सब पौधे क्या करते हैं, कीट भक्षी है। कीटों को खाने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि ये वैसी जगहों में पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की पूर्णतः कमी होती है, और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं। कीट भक्षी होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन भी बनाते हैं। आगे है मृत भक्षी। मृत भक्षी वैसे जीव हैं जो सिर्फ मरे हुए जीवों को खाते हैं, जैसे गिद्ध। गिद्ध मरे हुए जीवों को खाकर के पर्यावरण को शुद्ध करता है, इसलिए इसको अपमार्जक भी कहा जाता है। स्वजाति भक्षी, जिसको कैनिबल्स भी कहते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो कि अपने ही जातियों को खाते हैं, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कॉकरोच, खाना नहीं मिलता है तो अपनी ही जाति के कॉकरोच को खा जाता है। विष्टाभोजी, विष्टाभोजी कुछ ऐसे जीव हैं जो कि सेलुलोज का पाचन ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो एक बार खाए हुए चीज को विष्ठा के रूप में निकाल देते हैं, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, और फिर दोबारा उसको खा करके पचाते हैं, जैसे खरगोश और खरहा। विष्ठाभोजी होने का इनमें एक महत्वपूर्ण कारण है कि इनका पाचन तंत्र कमजोर होता है, एक बार में सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। सुअर को भी देखा होगा, वो भी विष्ठा खाता है क्योंकि उसका भी पाचन तंत्र कमजोर होता है। वह अगर डायरेक्ट कोई चीज को खाएगा तो उसका भी खाना नहीं पचता है, इसीलिए अपचे भोज्य पदार्थों को लोग खाते हैं और पूर्ण रूप से पचा करके फिर निष्कासित करते हैं। पोषण में आगे हम बढ़ते हैं, सहजीवी पोषण, जिसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यह पोषण की व्यवस्था है जिसमें दोनों जीव लाभान्वित होते हैं, दोनों को लाभ मिलता है। जैसे कवक एवं शैवाल, शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है और कवक में नमी पाई जाती है। शैवाल फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है और कवक के साथ शेयर करता है। इसमें दोनों लाभान्वित हुए, नमी यानी पानी की मात्रा मिल गया कवक से शैवाल को, और शैवाल से भोजन मिल गया कवक को। फिर दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन को लेकर के उसको नाइट्रेट में बदल देता है, और इसी नाइट्रेट को दलहनी पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए दलहनी पौधों में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दलहनी पौधे की जड़ उस राइजोबियम बैक्टीरिया को आवास प्रदान करते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया बदले में उनको नाइट्रेट देता है। नेक्स्ट चरण है सहभोजिता। इसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अप्रभावित होता है। जैसे रेमोरा नामक जो मछली है
उसके सिर में छतरी के जैसी रचना होती है, जिसके कारण वह शार्क और व्हेल के ऊपर में चढ़ करके घूमता है। और जब ये मछलियां अपना शिकार करती हैं तो गिरे हुए भोजन को खा लेता है। उसी तरह से मनुष्य और कुत्ते बिल्लियां, मनुष्य अपना जूठन जब छोड़ता है तो वही जूठे को खा करके कुत्ते और बिल्लियां बड़ी होती हैं, तो मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से देखा होगा कि भैंस के ऊपर में उसके पीठ पर बहुत सारे जो पक्षी हैं, कौवा है, मैना है, सवारी करते हैं। कभी सोचा है क्यों उनके ऊपर सवारी करते हैं? क्या होता है कि भैंस के शरीर में अठुआ, जिसको सादी भाषा में अठुआ बोलते हैं, खून चूसने वाला जीव होता है, उसको ये पक्षी जो है वो खाते हैं। जैसे मैना और तो उस पक्षी को भोजन मिल गया और वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, एक तरह से फायदा ही हुआ। सहोपकारिता या सहजीवी दोनों एक ही चीज है, इसमें दोनों लाभान्वित होते हैं। फिर है छद्मावरण। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अपना शिकारी से बचाव के लिए अपने शरीर के रंग को बदल लेते हैं। जैसे कीट, बहुत सारे कीट हैं, जैसे घास में है तो घास के रंग का ग्रीन कलर का हो जाता है, दीवार में होते हैं तो दीवार के रंग का हो जाते हैं, यानी अपना शरीर का रंग को बदल लेते हैं ताकि शिकारियों से अपना बचाव कर सके। उसी तरह से मेंढक में भी छद्मावरण मौजूद होता है। उनमें भी शरीर में ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं जो जिस आवरण में रहते हैं वो अपना शरीर का रंग बदल लेते हैं। घास में है तो हरे रंग के हो जाते हैं ताकि सांप से भी उनका बचाव हो सके। ये है परजीविता। परजीविता एक पोषण की ऐसी विधि है जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को पूर्ण रूप से हानि होती है। जैसे इसका पहले भी हम जिक्र किए, जोंक, अमरबेल, जिसको कि लीवर फ्लूक भी कहा जाता है, हुक कृमि और फीता कृमि। लीवर फ्लूक जो है ये हुक कृमि की तरह होता है जो लीवर में पाया जाता है और वहां खून को चूसता है, जिससे शरीर क्या हो जाता है, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। फिर हम इसका सारांश देखते हैं। पोषण क्या है? पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें 5 मुख्य चरण हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, परिपाचन और उत्सर्जन। पोषण की 2 मुख्य विधियां हैं: स्वपोषण एवं परपोषण। इसके अलावा जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं, भोजन के आधार पर विषमपोषी जंतुओं को कई श्रेणियों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, फलभक्षी, रुधिरधारी, कीटभक्षी, मृतभक्षी, स्वजातिभक्षी एवं विष्टाभोजी। इसके अलावा हम लोग देखें क्या, सहजीवी पोषण और सहोपकारिता दोनों एक ही है, जिसको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। दूसरा है सहभोजिता, जिसमें एक जीव को लाभ होता है, दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अप्रभावित होता है। परजीविता, इसमें एक को तो लाभ पहुंचता है लेकिन दूसरे को पूर्ण रूप से हानि होती है। और छद्मावरण है। छद्मावरण का कहने का अर्थ है कि ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जीवों में जिसके कारण वे जिस वातावरण में रहते हैं उसके अनुसार अपने रंग को परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे कि शिकार करने वाले डर जाते हैं या उनको पहचान नहीं पाते हैं और ये अपना बचाव कर सकते हैं। हमने पोषण के प्रकार के बारे में देखा, जिसमें विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की परपोषण यानी विषम पोषण के बारे में। अगले एपिसोड में हम स्वपोषण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं। धन्यवाद।